पहला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 वेश्म, ऑप्शन बी है 2 वेश्म, ऑप्शन सी है 4 वेश्म और ऑप्शन डी है 5 वेश्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वेश्म। मानव में या स्तनधारी जीव में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 mmHg। कितना हो जाएगा? 120 mmHg। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब होता है लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 mmHg। कितना हो जाएगा? 80 mmHg। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। अभी कुछ देर पहले ही हम देखे थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? डी 4। तो मानव हो चाहे स्तनधारी जीव हो, उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम जो होता है किस चीज़ का संवहन करता है? तो फ्लोएम जो करता है भोजन का संवहन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम संवाहक होता है। जाइलम जो क्या करता है? पादप में जो है जाइलम का कार्य क्या है? तो जल को ले जाना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल का संवाहक होता है। जाइलम क्या होता है? जल का संवाहक होता है। अगले प्रश्न पे जाते हैं और अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र तो पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। कौन होता है? रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य है? ये जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसके लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का वाहक होता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से शरीर को रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीलय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? नीलय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? एस्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा एस्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी कौन सी हो जाएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनाकर उसको क्या करता है? रक्त को बहने से अवरुद्ध कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न जो है, पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है। मतलब खाद्य पदार्थ जो जाता है उसका गति पथ कैसा होता है? तो खाद्य पदार्थ जो जाता है उसका गति पथ होता है द्विदिशीय। क्या होता है? द्विदिशीय। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी द्विदिशीय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में जल के स्थानांतरण की गति पथ होती है। जल जो जाता है जल पौधा में उसकी मतलब किस दिशा में जाता है? तो सिर्फ ऊपर की हो जाता है। तो इसका ऊपर आंसर हो जाएगा एक दिशीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक दिशीय। इसकी गति पथ कैसी होती है? एक दिशीय होती है। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन ए है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है थ्रोम्बिन और ऑप्शन सी है फाइब्रिनोजेन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी।
सभी के कारण होता है। अगर मुख्य रूप से पूछे तो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजेन के कारण होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 g। कितना हो जाएगा? 15 g। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव हृदय में नीला की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? संकुचन स्थिति को बोलते हैं हम लोग सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। मानव हृदय में नीला की संकुचन स्थिति को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती हैं? तो क्या बनाती हैं? धमनिकाएँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धमनिकाएँ बनाती हैं। अगला प्रश्न है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 4। मैमेलिया मतलब हो गया स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव के जंतुओं के हृदय में जो वेश्म होता है वो कितना होता है? 4 होता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा 120/80। कितना? ऑप्शन बी 120/80 mmHg होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है सामान्य मानव में 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 30 mg। कितना होता है? 30 mg। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 mg। अगला प्रश्न है फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितना होता है? 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? वही पूछ रहा है जो अभी इससे पहले देखे थे क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है 120/80 mmHg। कितना हो जाएगा? 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तक द्रव, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 55% है। रक्त प्लाज्मा जो है ये कितना प्रतिशत है? 55% है। और रक्त कणिका कितना प्रतिशत है? वो है 45% है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में प्रवेश करता है कहाँ से? यकृत से। कहाँ से करता है? यकृत से। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है? तो हो जाएगा हृदय रक्तवाहिनी। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर इनमें से सभी। ये तीनों होता है। परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव ये तीनों होता है। रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी तीनों होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम है? इसका हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। और WBC का अगर दूसरा नाम पूछते हैं WBC का दूसरा नाम तो इसका हो जाएगा ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की प्रतिशत कितनी होता है? प्रोटीन की प्रतिशत होता है कितना? 7%। कितना होता है? प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है? प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है तो ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 35। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? लाल रक्त कणिकाओं में। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाओं में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाओं में। अगला प्रश्न है मानव में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो हो जाएगा 120 दिनों की। कितना हो जाएगा? 120 दिनों की। कितनी? 120 दिनों की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? जल संवाहक जब भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। अब कहता है किससे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को मतलब संकेतिक भाषा में कैसे लिखते हैं? तो हो जाएगा HB। क्या लिखते हैं? HB। और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम।
अगला प्रश्न है रक्त के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी कणिका की भूमिका होती है। रक्त के जमने में जो किस मतलब कणिका कितना है, कणिका 3 है। एक का नाम क्या है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरे का नाम है क्या प्लेटलेट्स। क्या है प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में से मतलब रक्त का जमने का मतलब रक्त जमाता है वो कौन जमाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कौन, रक्त पट्टिकाणु। क्या हो जाएगा, रक्त पट्टिकाणु। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, मतलब लाल रक्त कणिका जो है वो कहाँ बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का स्राव करता है। किसका, एंटीबॉडी का स्राव करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकाणु की मानव में जीवन अवधि होती है। तो इसका हो जाएगा 1 सप्ताह की। कितना हो जाएगा, 1 सप्ताह की। अगला प्रश्न है सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होती है। क्या होता है, बहुत कम होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दायां आलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या बोलते हैं। दायां आलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट बोलते हैं। अगला प्रश्न है फुफ्फुस शिरा में प्रवाहित रक्त होता है। फुफ्फुस शिरा, सिर्फ शिरा अगर बोल देगा शिरा में कैसा रक्त होता है, तो शिरा में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध। कैसा होता है, अशुद्ध। अगर बोल देगा धमनी अगर बोल देता है तो धमनी में कैसा हो जाएगा, धमनी में हो जाएगा शुद्ध। अगर बोल दे अगर फुफ्फुस लगा दे तो उल्टा हो जाता है। बोल रहा है फुफ्फुस शिरा, तो शिरा में होता था अशुद्ध, तो फुफ्फुस लगा देगा तो हो जाएगा शुद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शुद्ध। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो हृदय धड़कन की गति कितना होता है, ये हो जाएगा 70 से 80 के बीच होता है। 70 से 80 के बीच प्रति मिनट, 1 मिनट में 70 से 80 के बीच इसकी हृदय धड़कन की गति होती है। अगला प्रश्न है सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। सामान्य से अगर उच्च हो जाता है तो उस रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, इनमें से सभी का अभाव होता है। आरबीसी का भी, रक्त पट्टिकाणु का भी, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, तीनों का अभाव होता है इसमें। चलिए मानव हृदय, अगला प्रश्न देखते हैं मानव हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है। तो मानव हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायसिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायसिस्टोल कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन। जखने बोल दिया खाद्य पदार्थ मतलब कौन सी, खाद्य परिवहन का संबंध कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएं भी कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में ही पाई जाती है। चालनी नलिकाएं भी कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में ही पाई जाती है। और फ्लोएम किसका संवहन करता है, तो खाद्य पदार्थ का करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार दोहरा चुका है। अगला प्रश्न है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। तो आयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, आयन के रूप में करते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं, आयन के रूप में करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। तो हो जाएगा चालनी नलिकाओं के बीच। कहाँ हो जाएगा, चालनी नलिकाओं के बीच। अगला प्रश्न है रक्त क्या है। तो अभी दोहराया हुआ क्वेश्चन है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा होता है किसका, जल का। किसका होता है, जल का। सबसे अधिक रक्त प्लाज्मा में जल ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है सीरम कहलाता है। सीरम किसको कहते हैं पता है, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को हटा दें तो बचे हुए भाग को सीरम बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो हो जाएगा बायां नीले का। किसका हो जाएगा, बायां नीले का। ऑप्शन सी हो जाएगा बायां नीले का।
अगला प्रश्न है अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दायां आलिंद में। कहाँ खुलती है? दायां आलिंद में। कहाँ खुलती है? दायां आलिंद में। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है SA नोड, जिसका हिंदी होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, ये जो है कौन कोशिका, मतलब कौन कोशिका से बना हुआ था? हो जाएगा पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, संयोजी कोशिका, कंकाल उत्तक। जिसका सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका हो जाएगा फुफ्फुस शिरा में। क्या हो जाएगा सही उत्तर? फुफ्फुस शिरा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधों अगला प्रश्न है पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? केवल ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? फाइब्रिनोजेन। कौन हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन बी हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? द्विदली कपाट जब अवस्थित होता है बायां आलिंद और निलय के बीच में छिद्र पर पाया जाता है। तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। अब ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। अभी इसका सांकेतिक भी बता, सांकेतिक से कौन चीज़ करते हैं? H20 करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप जो है निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? तो दायां नीला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दायां नीला से। कहाँ से? दायां नीला से। अगला प्रश्न है महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलता है? महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलता है? निकलेगा कहाँ? बायां नीला से। कहाँ से? बायां नीला से। अगला प्रश्न है पादपों में खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है। तो जखने बोल दिया खाद्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है नग्नबीजी पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक पहुंचाती है। मैं यहाँ हो जाएगा जल नहीं जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़। जड़ से पत्तियों तक पहुँचाती है। तो कौन पहुँचाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहिनिकाएँ। क्या हो जाएगा? वाहिनिकाएँ। अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है एक अर्धपारगम झिल्ली से जल के विसरण की क्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। हम बताए थे कि जल जब होगा तो हो जाएगा परासरण। क्या हो जाएगा? जल जब होगा तो हो जाएगा परासरण। यहीं पे जब अगर वायु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विसरण। विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में स्थानांतरण की क्रिया में निम्नलिखित में किस क्रिया की अहम भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें अहम भूमिका किसका होता है? वाष्पोत्सर्जन का। किसका होता है? वाष्पोत्सर्जन का। अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह के दौरान रक्त को रक्तवाहिनी में जमने से रोकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिपेरिन। क्या हो जाएगा? हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या कहता है? रक्त को शरीर के अंदर जो जमने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, किसके कारण? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो श्वसन गैसों के परिवहन में भाग कौन लेती है? लाल रक्त कणिकाएं। कौन लेती है? लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो हम बताए थे WBC। तो WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। हो जाएगा क्या आंसर इसका? ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मानव के प्रति ml रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5000 से कितना होता है? 6000 तक। अगला प्रश्न है पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली में जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसे? पेरिकार्डियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर गुजरता है, 2 बार गुजरता है। रक्त जो है हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? द्विगुण परिसंचरण। क्या बोलते हैं? द्विगुण परिसंचरण, द्विगुण परिसंचरण। अगला क्वेश्चन है हृदय धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग एसेनोड साइनोऑरिकुलर पेसमेकर। तो एसेनोड का ही दूसरा नाम क्या है? साइनोऑरिकुलर पेसमेकर भी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में, महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं? तो उसके रक्त दबाव के प्रभाव को क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। अगला प्रश्न है जल के अवशोषण एवं परिवहन में, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या बोलते हैं? तो उत्पन्न होने वाले दाब को क्या बोलते हैं? मूल दाब। ये कहाँ होता है? पौधा में होता है। कहाँ होता है? पौधा में होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? मतलब कहने का इसका अर्थ है कि एक पौधा का वजन जितना है वो अपना वजन का कितना गुना जल अपने पूरे जीवन काल में वाष्पोत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुना। अगर किसी पौधा का वजन जितना भी है 10 किलो है, 5 किलो है, 1 किलो, अगर 1 किलो है तो वो अपने पूरे जीवन काल में कितना मतलब जल को वाष्पोत्सर्जित कर देगा? तो 100 किलो कर देगा। अगला प्रश्न है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस वेश में इकट्ठा होता है? तो हो जाएगा दायां आलिंद में। कहाँ जमा होता है? दायां आलिंद में। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? ये घर्षण जो होता है वो दोनों के बीच, उस घर्षण से कौन बचाता है? तो इसमें बचाता है पेरिकार्डियल द्रव। कौन बचाता है? पेरिकार्डियल द्रव। कौन बचाता है? पेरिकार्डियल द्रव। अगला प्रश्न को देखते हैं सभी धमनियों में ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? सब धमनी में कैसा रक्त पाया था? शुद्ध, लेकिन इसका अपवाद है एगो कौन? फुफ्फुस धमनी। कौन है? फुफ्फुस धमनी, जिसमें कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त परिवहन के दौरान रक्त में हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? कहलाता है हृदय चक्र। क्या कहलाता है? हृदय चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायां नीला के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को, कि बायां नीला के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को क्या कहते हैं? तो इस महाधमनी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाधमनी चाप। क्या बोलते हैं? महाधमनी चाप। बायां नीला के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को क्या बोलते हैं? महाधमनी चाप बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? तो इसका सही उत्तर हो रक्त परिवहन तंत्र। क्या जगह? ऑप्शन बी, रक्त परिवहन तंत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो होता है अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है? जाइलम की कोशिका कैसी होती है? तो जाइलम की कोशिका होती है वो होती है मृत, और फ्लोएम की कैसी होती है? जीवित। तो जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत कोशिका होती है। अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का बहुत महत्व है। इनमें से देखिए क्या क्या है? जल स्तंभ को अच्छी तरह बनाए रखना। जल स्तंभ जिससे जल जाता है उसको अच्छी तरह बनाए रखना। पौधा में तापमान संतुलन बनाए रखने में, जल अवशोषण की दर को नियंत्रित रखने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि मतलब ये रक्त है, ये रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अभी बहुत बार रक्त क्या है क्वेश्चन आया था, रक्त क्या है, तो हम लोग क्या सही उत्तर मारते थे? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन यहाँ कहता है क्यों है?
तो क्योंकि अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। क्या करता है? अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धमनियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा, धमनियों की दीवारें क्या होती है? मोटी होती हैं, एकदम सही है। धमनियों की दीवारें लचीली होती है, ये भी सही है। धमनियों की दीवार कपाटहीन होती है, इसमें कपाट नहीं होता, ये भी सही है। तो इसका उत्तर है क्या? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक दाब का मान होता है। सिस्टोलिक दाब का मान होता है 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर। यहाँ दाल लिखा गया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा? दाब के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम 120 mm Hg। क्या लिख सकते हैं? Hg। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 97। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो ये जगह दायां आलिंद और दायां नीला छिद्र पर, दायां भाग होता है, दायां आलिंद और दायां नीला के बीच में होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त। अगला प्रश्न क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन जो है श्वेत रक्त कणिका के बारे में सत्य है? तो यह अनियमित आकार की होती है, सही है। केंद्रक युक्त होती है, ये भी सही है। इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, यानी लाल रक्त कोशिका में। तो यह श्वेत रक्त कोशिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक का अभाव होता है, सही, ये भी सही है। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग हो जाएगा? हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। किस प्रकार अगर पूछा जाए मतलब रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। तो उसी प्रकार हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रक्त हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 100 नंबर, तुम्हारे हृदय में कितने वेश्म हैं? मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके हृदय में कितने वेश्म हैं? तो आपके हृदय में कितने वेश्म हैं? 4 वेश्म हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।